स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स स्कैटरिंग थ्योरी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हार्ट स्फीयर स्कैटरिंग। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स में हार्ट स्फीयर से हमारा क्या मतलब होता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस a है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास पार्टिकल का डिस्टेंस r है, तो अगर r की वैल्यू a से कम है, मींस रेडियस a से कम है, तो उस केस में जो पार्टिकल है उसे जो पोटेंशियल एक्सपीरियंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। मींस इस स्फीयर के अंदर जो हमारा पोटेंशियल रहने वाला है वो इनफाइनाइट रहने वाला है फॉर r लेस देन a। इसे हम रीजन 1 भी बोल सकते हैं। और इस स्फीयर के बाहर जो पार्टिकल का डिस्टेंस है r, वो रेडियस ऑफ द स्फीयर से ज्यादा होगा, और इस केस में जो पोटेंशियल होगा Vr वो यहाँ पर 0 रहने वाला है। इस प्रकार के रीजन को हम बोलते हैं हार्ट स्फीयर इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो हार्ट स्फीयर को क्वांटम मैकेनिक्स में हम पोटेंशियल फंक्शन Vr से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा Vr जो है वो इनफाइनाइट होगा तब जब हमारे पास r लेस देन a होगा, और Vr हमारे पास 0 होगा जब हमारे पास r ग्रेटर देन a होगा। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट स्फीयर इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, एक बात का आप स्टार्टिंग से ही ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट है। r लेस देन a के लिए जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। रीजन 1 में पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट है, और जिस रीजन में पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है वहां पर पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है। तो उस केस में पार्टिकल का वेव फंक्शन जो है वो 0 रहने वाला है। तो इस केस में अगर हम पार्टिकल के वेव फंक्शन की जब भी बात करेंगे, वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल की जो हम इंसिडेंट करवाएंगे इस हार्ट स्फीयर के ऊपर, वो यहाँ पर 0 रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट है। तो पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में 0 होगी, जिसके कारण उसका वेव फंक्शन भी 0 होगा। पार्टिकल को जो हम इंसिडेंट करवाएंगे इस हार्ट स्फीयर के ऊपर, तो वो इस हार्ट स्फीयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट है। वो इस हार्ट स्फीयर के पोटेंशियल के कारण जो है वो दूर से ही स्कैटर्ड हो जाएगा। मींस इसके बाहर का जितना भी रीजन है उसे हम रीजन 2 बोलेंगे, और रीजन 2 में जो पोटेंशियल है वो 0 है r ग्रेटर देन a में। तो इस रीजन 2 में इस हार्ट स्फीयर के बाहर पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन 0 होगी, जिसकी वजह से जो पार्टिकल का वेव फंक्शन होगा आउटसाइड द हार्ट स्फीयर वो हमारे पास फाइनाइट रहने वाला है। वहां पर हमें वेव फंक्शन की नॉन 0 वैल्यू जो है वो देखने को मिलेगी। इस चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा स्टार्टिंग से ही, क्योंकि इसका हम डेरिवेशन में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपने इस हार्ट स्फीयर के ऊपर एक पार्टिकल इंसिडेंट करवाया जिसका मास m है और एनर्जी E है, और ये पार्टिकल जो है इस हार्ट स्फीयर के कारण स्कैटरिंग जो है वो एक्सपीरियंस करता है, और इस हार्ट स्फीयर को हम इस पोटेंशियल फंक्शन से इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो हमें करना क्या है, इसमें हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए, मींस लो एनर्जी लिमिट के लिए, और हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है हाई एनर्जी स्कैटरिंग के लिए, मींस हाई एनर्जी लिमिट के लिए भी। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, डिस्कस हार्ट स्फीयर स्कैटरिंग, या फिर इफ वी कंसीडर द स्कैटरिंग ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m by a hard perfectly rigid sphere of radius a represented by the potential Vr is equal to infinite when r less than a and 0 when r greater than a. Calculate total scattering cross section for low energy scattering, means low energy limit, and secondly calculate total scattering cross section for high energy scattering, means high energy limit. मीन्स इन दोनों केसेस के लिए, लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए एंड हाई एनर्जी स्कैटरिंग के लिए हमें क्या करना है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का जो फिजिकल मीनिंग होता है वो ये होता है कि जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है, जो हमारा प्रोजेक्टाइल है,
वो कितना इफेक्टिव एरिया सीन कर रहा है टारगेट का। टारगेट हमारा ये है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इस स्फीयर का जो ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन होगा वो इसके सरफेस एरिया के बराबर होगा, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई ए स्क्वायर। एक्चुअली इसका जो ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन होगा वो इस सर्कल के एरिया के बराबर होगा, दैट इज पाई ए स्क्वायर, नॉट 4 पाई ए स्क्वायर। ये होगा हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्टाइल के द्वारा सीन किया गया इफेक्टिव एरिया ऑफ द टारगेट। हम ये देखेंगे कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या ये पाई ए स्क्वायर ही इफेक्टिव एरिया होगा जो इस प्रोजेक्टाइल को सीन किया जाएगा ऑफ द टारगेट। मींस क्या इस प्रोजेक्टाइल के लिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर रहेगा, लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए, हाई एनर्जी स्कैटरिंग के लिए क्या वो डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, ये आज के इस वीडियो में हमें जानना है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, तो उसका सोल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कंसीडर द हार्ड स्फीयर ऑफ रेडियस a रिप्रेजेंटेड बाय द पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम हार्ड स्फीयर कंसीडर करेंगे। हार्ड स्फीयर को हम परफेक्टली रिजिड स्फीयर भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, डिस्कस स्कैटरिंग फ्रॉम अ परफेक्टली रिजिड स्फीयर। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने हार्ड स्फीयर कंसीडर किया जिसका रेडियस a है और जिसे हम इस पोटेंशियल फंक्शन dr से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सच दैट dr इज इक्वल टू इनफिनिट व्हेन r लेस देन a एंड 0 व्हेन r ग्रेटर देन a। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन का, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाय h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, जहां पर डेल स्क्वायर जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई के टर्म्स में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय r स्क्वायर कर्ली बाय कर्ली r स्क्वायर कर्ली बाय कर्ली r प्लस 1 बाय r स्क्वायर sin थीटा कर्ली बाय कर्ली थीटा sin थीटा कर्ली बाय कर्ली थीटा प्लस 1 बाय r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली फाई स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल स्क्वायर ऑपरेटर in terms of r theta phi, that is in terms of spherical polar coordinates। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है एल कैप, उसका अगर हम स्क्वायर करें तो इसके स्क्वायर को, एल कैप के स्क्वायर को हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई के टर्म्स में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एल कैप स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस h कट स्क्वायर ब्रैकेट 1 बाय sin थीटा कर्ली बाय कर्ली थीटा sin थीटा कर्ली बाय कर्ली थीटा प्लस 1 बाय sin स्क्वायर थीटा कर्ली स्क्वायर कर्ली by curly phi square। This is the representation of L cap square in terms of r theta phi, जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। इस माइनस h स्क्वायर को अगर हम नीचे भेज दें तो ये बन जाएगा माइनस L cap square by h स्क्वायर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म है वो एज इट इज रहेगी। स्टूडेंट्स अगर हम दोनों तरफ r स्क्वायर से डिवाइड कर दें, अगले स्टेप में डिवाइड करते हैं, माइनस L cap square by r स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by r स्क्वायर। ब्रैकेट में टर्म जो है वो हमारे पास ऐसे ही आएगी। तो हम क्या करते हैं, इस 1 by r स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं, इस r स्क्वायर को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टेप नहीं कर देते हैं, तो ये r स्क्वायर जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ब्रैकेट में यहाँ पर लगा देता हूँ, और ये जो r स्क्वायर था बाहर वो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। अब जाके जो इक्वेशन बनेगी ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप फोर्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड को देखोगे, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट को देखोगे, और अगर आप यहाँ पर देखोगे इस स्क्वायर ब्रैकेट को थर्ड इक्वेशन में, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिल्कुल टर्म सेम है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस एल कैप स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एच स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं दिस ब्रैकेट को। तो हम क्या करते हैं, फोर्थ इक्वेशन से इस स्क्वायर ब्रैकेट की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 in 3 we get del square is equal to 1 by r square कर्ली बाय कर्ली r स्क्वायर कर्ली बाय कर्ली r, और इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर आ जाएगा माइनस एल कैप स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। इस डेल स्क्वायर की वैल्यू को हम फिफ्थ इक्वेशन से उठाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 5 in 2 we get, इस डेल स्क्वायर की जगह पर आप ये पुट करेंगे 1 by r स्क्वायर कर्ली बाय कर्ली r स्क्वायर कर्ली बाय कर्ली r माइनस एल कैप स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एच स्क्वायर। बाहर मल्टीप्लाई में साई है तो बाहर साई लगा दिया, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, प्लस 2m by h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, इस साई को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब जाके जो इक्वेशन बनी है ये होगी हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 6 तक पहुंच चुके थे। तो स्टूडेंट्स ये जो 6th इक्वेशन है इसको सॉल्व करके हमें साई की वैल्यू मिलेगी और साई जो है वो यहाँ पर तीन वेरिएबल्स आर थीटा फाई का फंक्शन होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक है आर और जो हमारा यहाँ पर एल कैप स्क्वायर है उसमें हमारे पास थीटा और फाई वेरिएबल्स इंक्लूडेड थे। तो मींस इस इक्वेशन में हमारे पास आर भी है, क्योंकि यहाँ पर एल कैप स्क्वायर है, एल कैप स्क्वायर में थीटा और फाई भी था। तो ये तीन वेरिएबल्स की इक्वेशन है, आर थीटा फाई की इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व करके हमें साई की वैल्यू मिलेगी और साई के हमारे पास दो पार्ट होंगे, एक रेडियल पार्ट होगा जो सिर्फ आर पर डिपेंड करेगा और एक एंगुलर पार्ट होगा जो कि किस पर डिपेंड करेगा, थीटा और फाई पर डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 कैन बी रिटन एज, इसका सॉल्यूशन हमें साई की वैल्यू देगा जो कि आर थीटा फाई का फंक्शन होगा। इस साई को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू सेपरेट फंक्शंस लिख सकते हैं। एक फंक्शन होगा रेडियल फंक्शन आर जो कि स्मॉल आर वेरिएबल का फंक्शन होगा और एक होगा हमारे पास एंगुलर पार्ट वाई जो कि एंगुलर वेरिएबल्स थीटा एंड फाई का फंक्शन होगा। इसको सिंपलिसिटी के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू आर इंटू वाई के अंडरस्टूड रहेगा कि कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर का फंक्शन है और कैपिटल वाई जो है वो थीटा फाई का फंक्शन है। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। यहाँ पर आप लिखेंगे वेयर आर function of r is the solution of radial part of equation 6 and y theta phi solution of angular part of equation 7। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस साई की जगह पर, इस साई की जगह पर और इस साई की जगह पर हम आर वाई पुट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 7 in 6 we get 1 by r square curly by curly r, r square curly by curly r, साई की जगह हमने r y लिख दिया माइनस एल कैप स्क्वायर बाय r स्क्वायर h कट स्क्वायर, साई की जगह हमने r y लिख दिया प्लस 2m by h कट स्क्वायर e माइनस v, साई की जगह r y लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है वो r के रिस्पेक्ट में हो रहा है और कैपिटल R जो है वो r का फंक्शन है, कैपिटल Y जो है वो r का फंक्शन नहीं है, वो थीटा और फाई का फंक्शन है। तो ये y को हम बाहर ले सकते हैं। तो y आपने बाहर लिख दिया y अपॉन r स्क्वायर करली बाय करली r, r स्क्वायर करली r बाय करली r, इस r को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस यहाँ पर देखिए ये एल कैप स्क्वायर जो है वो किस किस का फंक्शन था, वो थीटा और फाई का फंक्शन था। अब यहाँ पर कैपिटल Y जो है वो थीटा और फाई का फंक्शन है, कैपिटल R जो है वो थीटा फाई का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर एल कैप स्क्वायर ऑपरेटर जो है वो सिर्फ y पर ऑपरेट होगा ना कि r पर। तो r एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो r को हम बाहर ले सकते हैं, r अपॉन r स्क्वायर एच कट स्क्वायर एल कैप स्क्वायर इनटू y प्लस ये टर्म जो है वो एल रहेगी इक्वल टू में हमारे पास 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एल कैप स्क्वायर जो है वो एक ऑपरेटर है और आप जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी आप एक ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर उसकी आइगन वैल्यू मिलती है और यहाँ पर सेम फंक्शन हमें मिलता है ये वाला। अब एल कैप स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, एल प्लस 1 इंटू एच कट स्क्वायर होती है। तो एल कैप स्क्वायर बाई जो है वो एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर बाई के बराबर होगा। एल कैप स्क्वायर को हमने फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया तो यहाँ पर एल कैप स्क्वायर की आइगन वैल्यू मिली, साथ में वेव फंक्शन मिला। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग एल कैप स्क्वायर बाई इज इक्वल टू एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर बाई इन अबव इक्वेशन वी गेट। तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, इसकी जगह पर हम एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर वाई रख देंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वाई अपॉन आर स्क्वायर करली बाय करली आर स्क्वायर करली आर बाय करली आर माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर एच कट स्क्वायर और इसकी जगह पर हमने रख दिया एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर बाई प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास ऐसी रह रही है e माइनस बी आर वाई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इन तीनों में से हम कैपिटल वाई जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर करली बाय करली आर स्क्वायर करली आर बाय करली आर माइनस एल प्लस 1 आर बाय आर स्क्वायर प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर e माइनस बी आर इज इक्वल टू 0। इस एच कट स्क्वायर से ये एच कट स्क्वायर कैंसिल हो चुका है तो हमारे पास ये टर्म बची है बीच में यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इस y को हम 0 के नीचे भेज देते हैं तो ये y जो है वो यहाँ से हट जाएगा और एक काम और आप करेंगे। अब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर वो r के रिस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ पर जो हमने वेव फंक्शन लिखा है कैपिटल आर वो सिर्फ आर का ही फंक्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम टोटल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा 1 बाय आर स्क्वायर, इस पार्शियल डेरिवेटिव को हमने टोटल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दिया डी बाय डी आर, आर स्क्वायर इस पार्शियल डेरिवेटिव को हमने टोटल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दिया डी आर बाय डी आर। ये टर्म हमारे पास ऐसी रहेगी प्लस ये टर्म हमारे पास ऐसी रहेगी इक्वल टू में 0। इस y को हमने 0 के नीचे भेज दिया तो वो 0 हो गया। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। वो सब्स्टिट्यूशन इस प्रकार से होगी r इज इक्वल टू u बाय r। ये 9th इक्वेशन होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू u इंटू r माइनस 1। ठीक स्टूडेंट्स हमें इस
करली ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो करली ब्रैकेट है उसको आप ध्यान से देखिए। पहले हमें क्या चाहिए, dr बाय dr चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, r का पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा r के रिस्पेक्ट में। तो आप लिखेंगे dr बाय dr इज इक्वल टू, यहाँ पर हम u इंटू वी रूल लगाएंगे। पहले हम फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव करेंगे r के रिस्पेक्ट में, du बाय dr। सेकंड फंक्शन r माइनस वन ऐसे ही, प्लस अब की बार फर्स्ट फंक्शन u ऐसे ही r की पावर माइनस वन का डेरिवेटिव हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में, माइनस वन r की पावर माइनस टू। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, du बाय dr। r माइनस वन को अपने वन बाय r लिख दिया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, u बाय आर स्क्वायर आ गया। अब देखिए dr बाय dr को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों तरफ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टर्म को। आर स्क्वायर dr बाय dr इज इक्वल टू du बाय dr मल्टीप्लाई वन बाय आर इंटू आर स्क्वायर कर दिया, माइनस टू बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कर दिया। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर dr बाय dr की वैल्यू आ गई du बाय dr इंटू आर माइनस u। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरी टर्म का d बाय dr करना है। आर स्क्वायर dr बाय dr की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे r के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ। तो आप लिखेंगे d बाय dr ऑफ आर स्क्वायर dr बाय dr इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर u इंटू वी रूल लगाएंगे r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के लिए। पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर u बाय dr स्क्वायर, r ऐसे रहेगा, प्लस du बाय dr ऐसे रहेगा, r का डेरिवेटिव हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में dr बाय dr, माइनस u का डेरिवेटिव हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में du बाय dr। देखिए dr से dr कैंसिल हो गया, यहाँ पर वन आ गया, तो du बाय dr बचा यहाँ पर। ये प्लस का du बाय dr है, ये माइनस का du बाय dr है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली d बाय dr ऑफ r स्क्वायर dr बाय dr की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r इंटू डी स्क्वायर u बाय dr स्क्वायर। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इस सम की वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर पुट करेंगे इस करली ब्रैकेट में यहाँ पर। तो आप लिखेंगे यूजिंग 9 and 10 in 8, साथ के साथ हम जहां जहां r है वहां वहां u बाय r भी पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे 1 बाय आर स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा इस करली ब्रैकेट की जगह पर d बाय dr, r स्क्वायर dr बाय dr है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है r d स्क्वायर u बाय dr स्क्वायर, माइनस ll प्लस 1 बाय r स्क्वायर, इस r की जगह पर हमने रख दिया u बाय r, प्लस 2m e माइनस 3 बाय h स्क्वायर, इस r की जगह पर हमने रख दिया u बाय r, और इक्वल टू में हमारे पास 0 है। अब इन सब में से हम क्या करते हैं, 1 बाय r कॉमन ले लेते हैं, एक r से एक r जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ r बचेगा। तो ये वाला r, ये वाला r और ये वाला डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा 1 बाय r d स्क्वायर u बाय dr स्क्वायर माइनस ll प्लस 1 बाय u बाय r स्क्वायर प्लस 2m बाय h स्क्वायर e माइनस 3 u इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। इस r को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उधर जाके तो 0 हो जाएगा, तो सिंपली आपके पास ये टर्म रह जाएगी d स्क्वायर u बाय dr स्क्वायर माइनस ll प्लस 1 u बाय r स्क्वायर प्लस 2m बाय h स्क्वायर e। ये e जो है वो r का फंक्शन है, तो यहाँ पर b के साथ में ब्रैकेट में r लगा दिया इक्वल टू 0, ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रेडियल इक्वेशन आ चुकी है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की रेडियल पार्ट आ चुका है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। इसके बाद जो हमारे दो केसेस हैं, लो एनर्जी स्कैटरिंग एंड हाई एनर्जी स्कैटरिंग, उनको हमें सेपरेटली डिस्कस करना है, और उन दोनों के लिए हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस फाइंड करने हैं, और वो सारे काम हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन हम इक्वेशन नंबर 11 तक पहुंच चुके थे, वो हम डिस्कस करेंगे पहला केस जिसमें हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए, मींस लो एनर्जी लिमिट के लिए। तो आप हेडिंग में नीचे केस नंबर 1 टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन TSPT फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए हमें पता है L की वैल्यू जो है वो 0 होती है। लो एनर्जी स्कैटरिंग को हम एच बेस स्कैटरिंग भी बोलते हैं। एस बेस स्कैटरिंग में L की वैल्यू 0 होती है। तो L की वैल्यू को 0 को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं 11th इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग वी हैव L इक्वल टू 0, पुट L इक्वल टू 0 इन 11 वी गेट d स्क्वायर u बाय dr स्क्वायर। L की वैल्यू 0 पुट करने पर ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा प्लस 2m बाय h स्क्वायर e माइनस b ऑफ r u इज इक्वल टू 0। b यहाँ पर r का फंक्शन है, यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये बचा है कि हमारी 12th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास u की दो वैल्यूज आने वाली हैं, क्योंकि हमारे पास dr की दो वैल्यूज हैं। दो रीजन है हमारे पास, एक r लेस देन है, एक r ग्रेटर देन है, दोनों के लिए हमारे पास u की अलग अलग वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो पहले हम बात करते हैं पहले रीजन की, r लेस देन a मींस इनसाइड द हार्ड स्फीयर की बात करते हैं। वहां पर हमने देखा था r लेस देन a के लिए dr जो था वो इनफाइनाइट था। हम मान लेते हैं रीजन 1 के लिए जो u की वैल्यू है वो u1 है। ये हमारी 13th इक्वेशन होगी इन दोनों को मिला के। देखिए स्टूडेंट्स रीजन 1 में हमारे पास पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था
कि जिस रीजन में पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है वहां पर पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, तो पार्टिकल की ये वेव फंक्शन जो है वहां पर जीरो हो जाएगा। मींस रीजन वन में जो वेव फंक्शन होगा u1 वो जीरो हमें मिलेगा। तो ये लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे, इन द रीजन ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, सो द वेव फंक्शन u1 इज इक्वल टू जीरो। तो पहले रीजन का वेव फंक्शन u1 जो है वो फाइंड करना इजी था क्योंकि वहां पर पोटेंशियल इनफाइनाइट था, तो वेव फंक्शन ऑटोमेटिकली जीरो हो गया क्योंकि पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी वहां पर जीरो है। ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। बात करें अगर हम रीजन 2 की, जहां पर r ग्रेटर देन a है, मींस आउटसाइड द हार्ट स्फीयर, वहां पर हमारे पास पोटेंशियल Vr जो है वो जीरो है। हम मान लेते हैं r ग्रेटर देन a के लिए, रीजन 2 के लिए, आउटसाइड द हार्ट स्फीयर के लिए जो वेव फंक्शन है वो u इज इक्वल टू u2 है। ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। इन दोनों को मिला के इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, यूजिंग 15 in 12 we get e square u2, u की जगह u2 पुट करना पड़ेगा, dr square plus 2m by h square, e minus vr की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, u की जगह u2 पुट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0, e माइनस 0 जो है वो e हो जाएगा, d स्क्वायर u2 by dr स्क्वायर प्लस 2m e by h स्क्वायर u2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं k स्क्वायर, जो कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा करते हैं, 2m e by h स्क्वायर को हमेशा k स्क्वायर पुट करते हैं, d स्क्वायर u2 by dr स्क्वायर प्लस k स्क्वायर u2 इज इक्वल टू 0। ये 16th क्वेश्चन होगी जहां पर k स्क्वायर जो है वो 2m e by h स्क्वायर के बराबर है। ये 17th इक्वेशन होगी। तो यहाँ से k की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी हमारे पास। तो स्टूडेंट्स एक बात आप यहाँ पर ही नोट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लो एनर्जी स्कैटरिंग की, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी जो है वो यहाँ पर कम है। अगर E कम है तो K भी कम होगा, E अगर कम है तो K भी कम होगा। और अगर हम K को रेडियस ऑफ हार्ट स्फीयर A से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि अगेन बहुत बहुत छोटी क्वांटिटी है, क्वांटम मैकेनिक क्वांटम रेंज में है इसकी वैल्यू, तो k इंटू ए की वैल्यू भी जो है वो बहुत बहुत कम होगी क्योंकि एनर्जी कम है, लो एनर्जी स्कैटरिंग की बात हो रही है, E कम है तो k कम होगा। अगर k को किसी छोटी वैल्यू a से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो वो भी हमें छोटी ही मिलेगी। तो लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए हम k इंटू ए के प्रोडक्ट को लेस देन 1 लेते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ लो एनर्जी स्कैटरिंग। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे साथ में टोटल स्कैटरिंग फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग, दैट इज यहाँ पर Ka जो है वो लेस देन 1 रहने वाला है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इसका हम यूज करेंगे। और हाई एनर्जी स्कैटरिंग के लिए उल्टा हो जाएगा इसका, वहां पर Ka जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स जो हमारी 16th इक्वेशन होगी उसका सोल्यूशन जो है वो हमें u2 की वैल्यू देगा। ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन हमें साइन फंक्शन की फॉर्म में मिलता है। वो हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, द सोल्यूशन ऑफ 16 कैन बी रिटन एज u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट a साइन, यहाँ पर ये वाला कांस्टेंट k आएगा, साथ में r आएगा। बट ये u2 जो है वो रीजन 2 का वेव फंक्शन है। रीजन 2 में पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड होकर पहुंचेगा। अब जब भी आपने पार्शियल वेव एनालिसिस पढ़ा था वहां पर हमने देखना था कि स्कैटरिंग के बाद पार्टिकल में इंसिडेंट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में फेज शिफ्ट आ जाता है, और लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए जो फेज शिफ्ट होती है उसे हम डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्लस डेल्टा नॉट भी लिखना होगा, जहाँ पर डेल्टा नॉट जो है वो फेज शिफ्ट ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर लो एनर्जी लिमिट के लिए। वैसे तो हम फेज शिफ्ट को डेल्टा एल से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पर एल की वैल्यू 0 है लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए, तो फेज शिफ्ट को हम डेल्टा 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रीजन 2 के वेव फंक्शन में आपको ये प्लस डेल्टा नॉट भी लिखना होगा क्योंकि स्कैटरिंग के बाद पार्टिकल में फेज शिफ्ट हमें जरूर देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू पार्शियल वेव एनालिसिस। ये हमारी 18th इक्वेशन होगी। तो u1 हमने फाइंड कर लिया है, u2 हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें बेसिकली करना क्या है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करने के लिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए वो ये होता है 4 पाई बाय k स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा नॉट। तो डेल्टा नोट हमें फाइंड करना होगा। अगर हमें सिग्मा नोट फाइंड करना है तो डेल्टा नोट हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशन ये होगी कि जो हमारे वेव फंक्शन है u1 एंड u2 ये आपस में बराबर होंगे। कहाँ पर, बाउंड्री पर। बाउंड्री कहाँ पर, r इक्वल टू a पर। बाउंड्री क्या है, हार्ट स्फीयर के जो सरफेस है वो बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस सरफेस पर r हमारे पास a के बराबर है। तो r बराबर a पर
U1 U2 जो है वो कॉन्टिन्यूस होंगे, मींस इनकी वैल्यू जो है वो आपस में बराबर होगी। इस बाउंड्री कंडीशन का यूज करके हम डेल्टा नॉट फाइंड करेंगे। उस डेल्टा नॉट की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमें सिग्मा नॉट मिल जाएगा। लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर हेडिंग में नीचे बाउंड्री कंडीशन, the wave function u1 and u2 must be continuous at the boundary that is at r equal to a, means u1 की जो वैल्यू होगी r equal to a पर, वही u2 की वैल्यू होगी r equal to a पर। u1 तो 0 है हमारे पास, तो u1 की जगह 0 पुट कर दो। और u2 हमारे पास क्या है, a sin kr प्लस डेल्टा नॉट है r at r is equal to a, तो जहां पर r है वहां a पुट कर दो। तो 0 is equal to a sin ka प्लस डेल्टा नॉट, a को 0 के नीचे भेज दिया तो ये 0 बन गया। 0 is equal to sin ka प्लस डेल्टा नॉट, sin कब 0 होता है, sin n पाई 0 होता है, तो 0 की जगह पे sin n पाई रख दिया। दैट विल बी इक्वल टू sin k प्लस डेल्टा नॉट, यहाँ से n पाई इक्वल टू k प्लस डेल्टा नॉट आ गया, तो यहाँ से डेल्टा नॉट आ गया n पाई माइनस k। तो ये डेल्टा नॉट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आप लिखेंगे फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा नॉट जो है वो 4 पाई बाय k स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर डेल्टा नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो सिग्मा नॉट आ जाएगा 4 पाई बाय k स्क्वायर sin स्क्वायर n पाई माइनस k। अब मेरी स्टूडेंट sin n पाई माइनस थीटा जो है वो sin थीटा के बराबर होता है, तो sin स्क्वायर n पाई माइनस थीटा जो है वो sin स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो इस sin स्क्वायर n पाई माइनस k को हम sin स्क्वायर ka लिख सकते हैं। तो सिग्मा नॉट हमारे पास यहाँ तक आ चुका है 4 पाई बाय k स्क्वायर sin स्क्वायर ka। बट अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर लो एनर्जी लिमिट की जो कंडीशन है a a वो अप्लाई करनी है यहाँ पर। और वो अप्लाई करने के बाद हमें देखना है कि फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का वो क्या होगा। और हमें केस 2 भी डिस्कस करना है, हाई एनर्जी लिमिट के लिए भी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, लो एनर्जी लिमिट के लिए k की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, तो sin ka जो है वो अप्रोक्सीमेटली ka के बराबर होगा। तो इसे आप ऐसे लिख दीजिए sin ka का होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो sin ka की जगह पर हम k पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा k का स्क्वायर। तो दोनों का ऊपर स्क्वायर अलग से लगा देते हैं, k के ऊपर अलग से लगा दिया, a के ऊपर अलग से लगा दिया स्क्वायर, इस तरह से। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा 0 जो है 4 पाई a स्क्वायर आ गया। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा 0 इज इक्वल टू 4 पाई a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल के लिए क्लासिकली जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा इफेक्टिव एरिया सीन बाय द प्रोजेक्टाइल ऑफ द टारगेट वो हमारे पास पाई a स्क्वायर होगा, क्योंकि जो हमारा हार्ड सफेयर है ये हमारा हार्ड सफेयर है। जब प्रोजेक्टाइल सामने से आएगा तो ये सफेयर जो है सामने से उसको सर्कल की तरह दिखाई देगा। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है हमारे पास पाई a स्क्वायर, और ये होगा हमारे पास इफेक्टिव एरिया ऑफ द टारगेट as seen by the projectile, that is total static cross section according to classical mechanics। but quantum mechanically जब हमने इसे सॉल्व किया तो जो टोटल स्टैटिक क्रॉस सेक्शन आ रहा है हमारे पास लो एनर्जी लिमिट के लिए वो 4 पाई a स्क्वायर आ रहा है। मींस लो एनर्जी लिमिट में हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में जो टोटल स्टैटिक क्रॉस सेक्शन होता है वो 4 टाइम्स होता है क्लासिकल वैल्यू के, मींस ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के। ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन तो हमारा प्रोजेक्टाइल के लिए सफेद सामने से उसको सर्कल की तरह दिखाई देगा, और उसका जो ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन होगा वो पाई a स्क्वायर होगा। तो आप ये लाइन लिखेंगे यहाँ पर, दैट लो एनर्जी लिमिट टोटल स्टैटिक क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 4 टाइम्स द क्लासिकल लिमिट पाई a स्क्वायर, दैट इज ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन। तो आपको एमसीक्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकती हैं कि लो एनर्जी लिमिट के लिए जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा हार्ड सफेयर स्कैटरिंग के केस में तो कितना होगा, वो 4 पाई a स्क्वायर होगा, मींस 4 टाइम्स होगा किसका, क्लासिकल लिमिट पाई a स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं केस 2 की, जिसमें हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है हाई एनर्जी स्कैटरिंग के लिए। हाई एनर्जी स्कैटरिंग में हमारे पास E जो है वो ग्रेटर होगा, E बड़ा होगा तो K बड़ा होगा। अगर हम K को 1a से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो हाई एनर्जी स्कैटरिंग के लिए जो हमारे पास कंडीशन रहती है वो ये रहती है K इज ग्रेटर देन a। तो स्टूडेंट्स जो पार्शियल वेव एनालिसिस से हमने टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का बेसिक फॉर्मूला जो फाइंड किया था वो ये था, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा t इज इक्वल टू 4 पाई बाय a स्क्वायर समेशन l इज इक्वल टू 0 to infinity 2l plus 1 sin square delta l। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अकॉर्डिंग टू पार्शियल वेव एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दो काम करने हैं। यहाँ पर जो l की मिनिमम वैल्यू है वो तो 0 है, यहाँ पर l जो है वो इनफिनाइट लिखा हुआ है। क्वांटम मैकेनिक्स में इनफिनाइट नाम की कोई चीज नहीं होती है। इनफिनाइट का मतलब होता है कि कोई चीज किसी कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा है।
तो यहाँ पर जो एल की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें क्या लेनी है, एल की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपका अलग से टॉपिक बनता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इन पार्शियल वेव एनालिसिस को फाइंड करने के लिए। तो वो टॉपिक जो है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए आपको ये याद रखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्शियल वेव एनालिसिस की स्कैटरिंग थ्योरी में हम जो एल की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं वो के ए लेते हैं। Here upper limit of L will be K, that is L maximum will be K. मींस आपको इस इनफाइनाइट को इस K से रिप्लेस करना होगा और आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ पर L की जो वैल्यू है वो 0 से लेके Ka तक है। मींस L को पहले आपको 0 पुट करना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन अप टू Ka पुट करना है। तो यहाँ पर साइंस में डेल्टा L की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L। तो वो सारी वैल्यू जो है साइन स्क्वायर डेल्टा एल की सिग्मा टी में कंट्रीब्यूट करेंगी। तो सारा कंट्रीब्यूशन हम देखने बैठ गए तो टोटल स्टैटिक क्रॉस सेक्शन फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो ना करके हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर डेल्टा एल की एवरेज वैल्यू यहाँ पर लेंगे। तो जो एवरेज वैल्यू होगी साइन स्क्वायर डेल्टा एल की उसे हम डिनोट करेंगे एवरेज साइन स्क्वायर डेल्टा एल, ये होगा हमारे पास। तो आपको दो काम करने हैं, एक तो इस इन्फिनिटी की जगह के पुट करना है और यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर डेल्टा एल की एवरेज वैल्यू देनी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे also so many values of sin square delta L contributes to sigma t, so we have to replace sin square delta L by its average value, that is average sin square delta L। तो यहाँ पर आप करेंगे sigma t equal to 4 pi by k square summation L equal 0 to, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं लेंगे हम k लेंगे, L की मैक्सिमम वैल्यू साथ में 12 प्लस 1 और इस साइन स्क्वायर डेल्टा एल को हम रिप्लेस करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर डेल्टा एल से। साइन स्क्वायर डेल्टा एल की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे 1/2। इस 2 से ये 2 जो है 4 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा टी इक्वल टू 2 पाई बाय k स्क्वायर और यहाँ पर आप एल की वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे 0, 1, 2, 3 अप टू k। तो अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो 2 into 0 plus 1 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 2 into 1 plus 1 3 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस ये लास्ट वैल्यू k पुट करेंगे तो 2 into k plus 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है जिसकी पहली टर्म a जो है वो 1 है, लास्ट टर्म हमारे पास ये है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें दी हुई है n दिया हुआ है k। तो इसका सम हम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं as n is equal to n/2 a plus l, जहां पर n यहाँ पर k है, a 1 है, l 2k a plus 1 है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए n की जगह आपको क्या पुट करना है, k पुट करना है, k/2 आ गया। यहाँ पर a की जगह 1 पुट करना है क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस l की जगह आपको पुट करना है लास्ट टर्म 2k plus 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा 2k plus 2 और यहाँ पर 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय k स्क्वायर, k/2 2 कॉमन आ जाएगा, k plus 1 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हाई एनर्जी स्कैटरिंग के केस में ka जो है वो 1 से ग्रेटर देन 1 होता है। तो ka plus 1 को हम अप्रोक्सीमेटली ka के बराबर मान सकते हैं, तो इसको हम k से रिप्लेस कर देंगे। तो ये बन जाएगा सिग्मा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय k स्क्वायर, साथ में k है और यहाँ पर k plus 1 को हमने k के अप्रोक्सीमेटली बराबर मान लिया। तो k into k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a into a स्क्वायर हो जाएगा। तो सिग्मा टी आ जाएगा 2 into पाई a स्क्वायर। तो पाई a स्क्वायर क्या था, ये था हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग टोटल स्टैटिक क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो हाई एनर्जी स्कैटरिंग के केस में जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ रहा है वो ट्वाइस आ रहा है क्लासिकल वैल्यू से, मींस ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन से। तो अब ये लाइन आप लिखेंगे thus at high energy limit total scattering cross section is 2 times of classical limit pi a square, that is geometrical cross section। तो स्टूडेंट्स हाई एनर्जी स्कैटरिंग के लिए जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग के केस में वो 2 पाई a स्क्वायर होगा, और लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए हमारे पास हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग में जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा वो 4 पाई a स्क्वायर होगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास A to Z डिटेल्स अबाउट हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हमने लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए भी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड किया एंड हाई एनर्जी स्कैटरिंग के लिए भी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड किया। स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग के साथ। टिल देन टेक केयर।